Hello guys, welcome again to this discussion on chapter number 4, class 11th polity. ठीक है, so notes will be provided by me myself Raj Gupta. So part 1 complete हो चुका है चैप्टर नंबर 4 का हमारे इस चैप्टर में, ठीक है, क्लास में. सो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, और बात करें पार्लियामेंट्री सिर्फ एग्जीक्यूटिव की तो उसमें आता है हमारे मेन हेड्स. हम बात करें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम बात करें गवर्नर्स की, तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी इस वीडियो में. हो सके तो इस वीडियो में या तो फिर अगले पार्ट में, कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और 11th है तो हो सकता है कि 5 पार्ट भी एक चैप्टर पे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है. तो हो सकता है कि बड़ी हो जाए वीडियो और हो सकता है कि इसी के टुकड़े होके आ जाए, ठीक है. सो मैनी थिंग विल बी पॉसिबल. सो स्टार्ट करते हैं अपना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. इससे पहले हमने पढ़ा था सेमी प्रेसिडेंशियल रूल इन श्रीलंका, और वो पार्ट 1 में था, तो पार्ट 1 पढ़ के आइए एक बार, ठीक है. सो यहाँ ज्यादा अच्छे से और समझ में आ सकता है, क्योंकि पहले पार्ट में भी हमने बहुत सारी चीजें की थी. एग्जीक्यूटिव होते क्या है, हम बात करें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री क्या होता है, पूरा फुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी और वो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया, इंडिया हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग, क्योंकि हम पहले से गवर्नमेंट रन कर रहे थे, बट भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में अडॉप्ट किया गया हो, लेकिन जो हम बात करें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक तरह का हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहले से रन हो रहा था, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो पहले से ही गवर्न होता आया था. तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम का ऑलरेडी. सो दिस एक्सपीरियंस एंड शोड दैट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. क्यों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जो पीपल है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऊपर क्या करते हैं, हमारे ऊपर रूल करते हैं बेसिकली, ठीक है. हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं, तो वो सारा काम किनका होता है, रिप्रेजेंटेटिव से. क्योंकि इतने सारे लोग तो किसी भी हम बात करें एक ही डिसीजन के लिए सपोर्टिव नहीं होंगे, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है. So the presidential executive puts much emphasis on the president as the chief executive and as source of all executive power. So president को हमने क्या दिया, एक मेन चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल दिया, और हमने सारी सोर्सेस का पावर, जैसे कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मेन पावर है, हम बात करें चीफ सोर्स है सारी एग्जीक्यूटिव पावर का, वो कौन है, प्रेसिडेंट है. So there is always the danger of personality cult in presidential executive. So what is personality cult? Where everyone admire president. मतलब कि जहाँ पे पर्सनैलिटी कल्ट होता यह है कि जैसे हम एक ही इंसान पे डिपेंडेंट है पूरे, कि अब ये क्या करेगा, ठीक है. जैसे कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में सब सोचते हैं कि एक ही इंसान सब कुछ कर ले, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. या एक ही बॉलर से काम चल जाए, एक ही ऑलराउंडर से, एक ही बैट्समैन से, पॉसिबल नहीं है. इसी हिसाब से पर्सनैलिटी कल्ट होता है कि हम किसी एक ही इंसान पे डिपेंडेंट हैं कि ये क्या बोलने वाला है, तो हो सकता है उससे भी गलती हो जाए, तो देयर विल बी अ चांस ऑफ मिस्टेक. सो हमने क्या किया, उन जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको भी हमने बहुत तरीके से, अभी आगे पढ़ेंगे हम पोजिशंस एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तब उसमें जानेंगे हम, ठीक है. नेक्स्ट. So the constitution adopted the parliamentary system of executive for the governments both at the national and state level. So जो constitution है उसने साफ साफ लिखा है कि जो स्टेट और नेशनल लेवल है उसके लिए हमने क्या अपना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम. हम देखते हैं कि हमारी स्टेट्स में भी क्या है, हम बात करते हैं स्टेट पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है. स्टेट के खुद के हाउसेज हैं दो, उसी तरह से नेशनल लेवल पे भी दो हाउसेज हैं हमारे पास, ठीक है. हर कहीं दो नहीं है स्टेट्स में, हम बात करें तो जहाँ पे एक है वो यूनिकैमरल है, जहाँ पे दो हाउसेज हो बाई कैमरल है, ठीक है. स्टेट लेवल में हर जगह नहीं है बाई कैमरल, ज्यादातर यूनिकैमरल है, लेकिन हम बात करें नेशनल तो वी आर बाई कैमरल पार्लियामेंट. At the state level, the executive comprises the governor and the CM and the council of minister. तो स्टेट लेवल पे जो हम बात करें एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन से हैं, गवर्नर है, सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ये भी अगला नेक्स्ट टॉपिक आ ही जाएगा, ठीक है. पूरा टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही होगा, ठीक है. बेसिकली जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है. जैसे स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है,
ठीक है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो स्टेट के जो मेन हम बात करें मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो नेशन के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं नेशनल कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो ऊपर जो प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। तो जो भी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की नेशनल लेवल में, तो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है फॉर्मली। In reality, the president exercise these power through the council of ministers headed by prime minister. So जो powers हैं वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अब जो प्रेसिडेंट है वो किसके एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? पीएम। सो चेन इस तरीके से चल रही है, जो मतलब पीएम बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी डिस्कस होगा वो फाइनलाइज होगा पीएम के द्वारा, एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस देगी किसको? प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट अपना जो भी है ओपिनियन देंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मली पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, पावर किसके पास है? पीएम के पास, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो 5 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, प्रेसिडेंट कोई डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हमारे हिसाब से। हम प्रेसिडेंट के वोट नहीं देते, ठीक है, वो इनडायरेक्टली होते हैं। यूएसए में क्या होता है? डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्शन मिलते, मतलब वोट मिलते हैं, लेकिन हमारे में नहीं होता ऐसा, ठीक है। हम एमपीज और एमएलए बनाते हैं और उसके हिसाब से जो एमपी और एमएलए जो चाहते हैं उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स बट बाय द इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज, ठीक है। तो हम एमपी एमएलए बनाते हैं, लेकिन एमपी एमएलए क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो PRSTVS पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में, तो वहां पे होगा, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सो प्रेसिडेंट को क्या रिमूव किया जा सकता है? तो यस, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है बस एक ही कारण से, कि वो क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो उसको ना माने, ठीक है। तो उस तरीके से सिर्फ हम बात करें तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से, अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए। और प्रेसिडेंट को हटा कौन सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। कैसे? इम्पीचमेंट लगा था, जैसे अभी लगा था किसके ऊपर? ट्रम्प के ऊपर, उसी हिसाब से सेम टू सेम, ठीक है। सो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 मतलब क्या है इसका? मैंने मतलब आर्टिकल 74 क्लॉज 1 मैंने लिखा इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 हमें हमेशा पढ़ना चाहिए जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? अभी जान जाओगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, और उसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, और जो भी वहां से डिसीजन होगा तो वो एडवाइस देंगे किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट को माननी भी पड़ेगी, हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको लिखा होगा कि वहां पे प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी वो एडवाइस, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आप एक बार चेक कर लो, मुझे लगता है कि इसमें कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन अगर दोबारा से वही चीज़ आ जाती है वापस तो उनको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल आर्टिकल 74(1) की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो हेड करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, और वो एडवाइस देती है किसको? प्रेसिडेंट को। और अगर एक बार प्रेसिडेंट का मन नहीं है, मान लो कि वो एडवाइस उन्हें थोड़ी सी गलत लगती है, तो वो बोल सकते हैं दोबारा से कि इसको दोबारा से रिकंसीडर करो और फिर मेरे पास भेजो, ठीक है। और अगर सेम एडवाइस दोबारा आती है तो उन्हें माननी पड़ेगी। सो दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, पावर्स एंड पोजीशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो पावर्स एंड पोजीशन के लिए थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पावर एंड पोजीशन में पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे डिस्क्रिशनरी पावर भी बतानी पड़ेगी किसकी? प्रेसिडेंट की। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो अलग वीडियो में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, कि पावर एंड पोजीशन वो टॉपिक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी टॉपिक जो होगा वो क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक है, तो
फॉर प्रॉपर टाइटल। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए तो थैंक यू एंड बाय बाय।